ये एक शादी है, शादी होती है अविनाश के बड़े भाई की। अब जैसा कि मैंने कहा कि शादी का माहौल है। अब मैंने इसलिए पूछा कि भाई देखो, वैसे तो क्वेश्चन बड़ा सिली सा है कि भाई शादी पे सबके हाव भाव कैसे होंगे। सबके हाव भाव तो अच्छे ही होते हैं, बड़े सब खुश होते हैं, खुशी का मौका होता है। हाँ, फूफा वगैरह जीजा जी नाराज होते हैं लेकिन वो भी चलो एक वो पार्ट है, कंपल्सरी है। उसके बिना भी शादी पूरी नहीं होती। लेकिन जब शादी हो लड़के की, खास तौर पर उसके पिता इतना डरे हों कि भाई उनके दिमाग में बस एक बात हो रही हो कि बस किसी तरीके से मेरा बच्चा बच जाए। अब यहाँ पर बात हो रही है एक नया जीवन शुरू होने की। वहीं दूसरी ओर जो उसके पिताजी उसकी शादी करा रहे हैं, उनके मन में ये बात चल रही है कि कुछ हो ना जाए। तो कुछ ऐसे पुराने घाव होंगे, कुछ ऐसे बात हुई होगी, है ना। तो यही अविनाश नोट कर रहा था। अविनाश के बड़े भाई की शादी थी, तो शादी चल रही है। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आते जा रहे हैं, अविनाश एक चीज़ नोट करता है कि घर में सारे खुश हैं, लेकिन उसके पिता सतीश, उनके चेहरे की जो परेशानी है, उनकी आंखों में कोप बढ़ता जा रहा है। वो तो बस अपने बेटे जिनकी शादी थी उन पर ही निगाह रखते हैं। हल्की फुल्की इधर उधर कोई खांसी तक भी आ जाए तो तब भी जैसे उनका दिल बैठ जाता है। ये चीज़ अविनाश नोट तो करते जा रहा था, लेकिन अविनाश पूछ नहीं रहा था, क्योंकि जैसे होता है ना कि कई बार ना हम डरते हैं, हमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पर पता भी हो, लेकिन हम सच्चाई को फेस करने से डरते हैं। जैसे अविनाश को लग रहा होगा कि कुछ ऐसी बात पता लग गई जिससे बाद में मैं भी परेशान हो जाऊं। सिंपली वो मतलब अपने रंग में भंग नहीं डालना चाहता था। अब शादी की रस्में होनी शुरू होती हैं, धीरे धीरे शादी वाला दिन आता है, फेरों तक बात आती है। खास तौर पर अब फेरों की जब बात आई ना, तो अविनाश इतना डरा हुआ था। खास तौर पे जब फेरों की बात आई ना, तो अविनाश ये नोट करता है कि उसके पिता इतने डरे हुए थे, वो बस देखे जा रहे थे अपने बेटे को। अब पहला फेरा शुरू होता है, ठीक, दूसरा फेरा शुरू होता है, तीसरा फेरा शुरू होता है। जब चौथा फेरा शुरू होता है तो अचानक जो अविनाश का ब्रदर है उसको एक झटका लगता है, वो गिरते गिरते बचता है। सभी तो हंसा मजाक करना शुरू कर देते हैं कि भाई पहले लुढ़क रहा है, पहले गिरना शुरू हो गया। लेकिन अविनाश के पिता की तो जैसे जिगर ही लेकिन अविनाश के पिता के तो जैसे जान ही निकल जाती है कि क्या हो गया। वो अविनाश इस चीज़ को नोट करता है कि यार इतना भी डरने की क्या बात है, हल्की सी तो बात हुई है। लेकिन जैसे ही उसका ब्रदर संभलता है, वो देखते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक है। चौथा फेरा फेरा जो संपन्न होता है, चौथा फेरा, उसके बाद फिर कहीं जाकर उनकी सांस पे सांस आती है। अब शादी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, सब कुछ ठीक होता है। अविनाश सोचता है कि पता नहीं पिताजी किस बात को लेकर इतने चिंतित थे, लेकिन फिर भी बात आई गई हो जाती है। अगले दिन फादर उनके कुछ रिलैक्स महसूस कर रहे थे। सामान वगैरह, शादी के बाद क्या होता है कि सामान वगैरह समेटना, भाई इधर उधर जो भी है, अविनाश अब थोड़ा सा घर के कामों में हाथ बटा रहा होता है। फिर उनके मदर कहते हैं कि आप स्टोर में कुछ सामान वगैरह सेट करके रखना, तो रखो। अब अविनाश स्टोर में जाता है, स्टोर में जाकर सामान इकट्ठा जो भी है करना, सेट करना शुरू कर देता है। अचानक से ना एक थैला गिरता है नीचे। अब जब कोई चीज़ गिरती है, कुछ जो अंदर होता है वो गिर के फैल जाता है। वो ना एक चीज़ नोट करता है कि वहाँ से निकलते हैं नेगेटिव्स। नेगेटिव्स पता है आपको? नेगेटिव्स मतलब फोटो के नेगेटिव। हाँ, आपका बर्थ कौन सा ईयर का? 1999। फिर कुछ हद तक आपको टच होगा थोड़ा सा, हाँ, है ना। कि आजकल तो वही होगा ना, फोटो खींची बस फ़ोन पे डाली या प्रिंट निकाल दिया, तब वो तो नेगेटिव होते थे। देखा है, मतलब उस टाइम तो 2006 या 7 तक मैंने देखा है। जो जेंजी है उनके लिए कुछ हो सकता है, बड़ी मैं कुछ बता नई दूं, बात हो। फोटो होती है ब्लैक कलर की होती है जिसमें कुछ नहीं दिखता, नहीं, ब्राउन कलर की ब्राउन कलर की, नहीं, गोल्डन दिखता गोल्डन है, ब्राउन। दिखता है उसमें। बताऊँ क्या, जब पुरानी फिल्मों में आता था ना, जैसे करण अर्जुन में यादें आती हैं और बड़ा वो वाइट से बॉर्डर होते वाइट और ब्लैक हैं, दिखता बॉर्डर है। है ना, ऐसे ऐसे करके देखो। वो देखते हैं नेगेटिव्स गिरे हुए थे। नेगेटिव्स को वो देखता है तो ऐसा लगता है कि कोई शादी है। मतलब चेहरे तो नज़र नहीं आते उसमें, पता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शादी है, किसी ने सेहरा बंद होगा। लेकिन वो चीज़ नोट करता है कि जो अलग अलग नेगेटिव्स हैं ना, जो सेहरा बंदी हो रही है, उनके बैकग्राउंड अलग है, यानी कि कोई एक पर्सन नहीं है। पहले उसको लगता है कि पिताजी के, हमारे फादर मदर की मैरिज की होंगी, लेकिन अब दो अलग अलग हैं, यानी कि ये कोई और है। और वहाँ की जो मतलब मटेरियल है वो भी अलग अलग है ना। फोटो तो क्लियर नहीं, बट मटेरियल अलग अलग है। वो फोटो कुछ और है, वो फोटो कुछ और है। अब ये अविनाश लेके जाता है अपने पिताजी के पास कि ये किसके नेगेटिव है। जब पिताजी उनके देखते हैं सतीश, तो अब उनकी आंखों में आंसू थे।
अविनाश को बस ये कन्फर्म हो चला था कि कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो पिताजी छुपा रहे हैं। अविनाश पूछता है कि देखो पिताजी, मैंने एक चीज़ नोट की है कि सारी शादी में आप इतने ज़्यादा परेशान थे। मैंने पूछा नहीं कि चलो सही से जो है का सारा जो है वो हो जाए, लेकिन अब मुझे बताओ कि आप किस चीज़ को लेकर डर रहे थे। तो पिताजी कुछ बोल नहीं रहे थे। मदर भी आ जाती हैं तो पास में बैठ जाती हैं। पिताजी काफ़ी इमोशनल थे। फिर वो कहते हैं कि जो ये नेगेटिव है इसमें ये मेरी नहीं है, मतलब मेरी शादी की नहीं है, ये तुम्हारे ताऊ जी की है। अरे यार ताऊ जी? कहते हैं हाँ बेटा, तेरे ताऊ जी। तो अविनाश कहता है मेरे ताऊ जी कब थे, मेरे ताऊ जी हैं ही नहीं। तो सतीश कहते हैं कि नहीं भाई, तो सतीश कहते हैं कि नहीं बेटा, ये तेरे ताऊ जी हैं और ये तेरे दो ताऊ जी की शादी क्या है। अब अविनाश के लिए शॉकिंग थी। अविनाश के 2 ताऊजी थे या हैं, लेकिन उनको नहीं पता है। नहीं पता। अविनाश के लिए ये बात शॉकिंग थी कि मतलब एक तो होता है ना कि इलेक्शन लड़ाई भी होगी, हो घरों में होती रहती है, पर पता तो होता है ना कि हमारी रिश्तेदारी है। ऐसा तो नहीं है ना कि पता ही नहीं है ना। तो फिर उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा ये उनकी शादी है, शादी के हैं, लेकिन वो अब है नहीं। मतलब कि ये तो क्लियर है अविनाश को कि वो जा चुके हैं, ख़त्म, अब वो दुनिया में नहीं है। अब जो ये शादी है, उनके बेटे की शादी हुई है, इसका बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन इनके ताऊ की शादी से था। अब ये शादी हो रही है आज से कुछ, उनकी शादी से कुछ 25-30 साल बाद, अमूमन 30 साल बाद के आसपास। तो ऐसा क्या कनेक्शन है कि जब इनके भाई का जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से कनेक्शन क्या जुड़ गया, वो क्यों इतना डर रहे थे। अब जब ज़्यादा जोर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इनके पिता रिलैक्स थे। अब कहीं ना कहीं जो सतीश कुमार जी थे वो थोड़े से रिलैक्स थे कि शायद जो घड़ी है, विपता की घड़ी, वो टल चुकी है, तो बात बताने में कोई हर्ज नहीं है। अब वो फिर शुरू करते हैं अपना किस्सा कि दरअसल हुआ क्या था। वो कहते हैं कि बेटा तेरा एक नहीं 2 ताऊ जी थे। जो तेरे बड़े ताऊ जी थे वो मेरे से तकरीबन 10 साल बड़े थे, और जो तेरे छोटे ताऊ जी मेरे से बड़े थे, लेकिन छोटे ताऊ जी वो मेरे से 7 साल बड़े थे। अब एक बार हम तब गांव में रहते थे, तो हम शहर किसी काम से गए थे स्कूटर पे। वापसी भी हम तीनों जाने आ रहे थे, तो तेरे जो बड़े ताऊ जी उनको हुई लघु शंका। अब वो कहते हैं कि भाई मैं पेशाब करना। अब ये झाड़ियों की तरफ जाते हैं बाथरूम करने। अब 1 मिनट बीतते हैं, 2 मिनट बीतते हैं, भाई कितनी देर तक, कितना टाइम लगता है। ये सतीश कुमार जी ये वेट करते हैं कि भाई आ नहीं रहे, और वो वैसे ही बिल्कुल बुत बनकर खड़े हैं। इनको वो महसूस होता है कि यार कर क्या रहा है। तो ये आवाज़ लगाते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, जल्दी आ जाओ। तो जो उनका भाई है ना, ये देखते हैं आगे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जैसे कोई हिप्नोटाइज किया होता है ना किसी को, बस वो चले जा रहा आगे। इनको थोड़ा सा अजीब महसूस होता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो ये अपने दूसरे भाई को कहते हैं रुको मैं होकर आता हूँ। अब ये आगे आगे जाए जा रहे हैं, तो वो उनको पीछे से ना झंझोड़ते हैं, अरे कहाँ जाए जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि वो मुझे बुला रही है। तो कहते हैं कौन बुला रही है मुझे। कहते हैं वो कह रही है बड़े ना डर से, कि वो कह रही है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुमने मुझे जला के मारा था ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा। अब इनको बात समझ में नहीं आती कि चंगा वाला इंसान है जो मतलब बिल्कुल ठीक है, अभी हम बातें करते आ रहे हैं, इसको क्या हो गया। ये उनको ना पकड़ते हैं, इनको थोड़ा सा महसूस होता है कि यार कुछ गलत है। तो अब इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है कि भाई कोई ना कोई चक्कर तो है। अब ये उनको लेके जाते हैं स्कूटर पर, और एज ए नॉर्मल नहीं, बड़ा जैसे किसी के इंसान को पकड़ कर घसीट कर लेकर जाते हैं ना। इनके दूसरे भाई भी परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या हुआ। अब ये कुछ कह नहीं रहते, कहते बस बस जल्दी से स्कूटर पर इनको बिठा। ये बीच में बिठाते हैं। जो भी चीज़ इनको नज़र आ रही थी, अब कुछ समय बाद ये तीनों को नज़र आ रही थी। अब ये स्कूटर स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। ये भाई जो सबसे बड़े भाई थे, ये लेफ़्ट साइड पर देखे जा रहे थे कि वो देख साथ में भागे जा रही है। अब ये दोनों भाई उस तरफ देखते हैं, तो ये क्या देखते हैं कि एक इंसान नुमा चीज़ वो झाड़ियों के बीच से भागे जा रही है। कोई इंसान है जो झाड़ियों के बीच से भागे जा रहा है, रही है अपने रही है। अब आमतौर पे स्कूटर की स्पीड जो थी वो तकरीबन 60 के आसपास थी। किसी इंसान की इतनी है कि वो झाड़ियों के बीच 60 किलोमीटर की स्पीड से बिल्कुल बराबरी के साथ भागे। भाई सीधे रोड पे नहीं भाग सकते। दूसरी चीज़, लाल रंग के उसने कपड़े पहने थे, ये भी इनको डराने के लिए काफ़ी था। अब जब वो भाग रही थी, उसके बड़े बड़े बाल पीछे लहरा रहे थे, दांत उसके बड़े बड़े
इसके भाई ने पहले वर्णन किया था कि उसके बड़े बड़े दांत हैं। और जो इंसान, कोई, चलो पहली बात वो इंसान थी ही नहीं, वो थी टाइम, वो भाग रही थी और इनकी तरफ मुंह करके। अब कोई इंसान भाग रहा है वो सामने देख के भागता है। अब देखो ना, अब वो मंजर सोचो कि मुंह इसकी तरफ, इनकी तरफ घुमा हुआ, इनकी तरफ देख के हंस रही है, बड़े बड़े दांत हैं और भागे जा रही है। बस ये कहता है कि मैं किसी तरीके से अपने नफ्स को संभाल के बैठा था कि भाई अगर मैं हिम्मत छोड़ गया, स्कूटर गिर गया तो हम गए। अब क्या होता है कि चलो किस्मत अच्छी थी या फिर कुछ समय के लिए अच्छी थी कि झाड़ियाँ ख़त्म होती हैं, शहर का इलाका शुरू होता है, वो गायब हो जाती है। अब जैसे ही स्कूटर शहर की तरफ भाग, मतलब चल रहा होता है, तो जिनका पिछला, सबसे पीछे भाई बैठा तो कहता है भाई जल्दी भगाओ, वो पीछे भाग रही है। वो मतलब इनके पीछे थी। लेकिन चलो ये जल्दी से घर पहुंचते हैं। अब तीनों का हाल ख़राब, तीनों को बुखार। जब इन्होंने अपने भाई को पकड़ा और जब वो पकड़ के लेकर आए तब कह रहे थे कि तब इतना शरीर तपरा था उसका। अब वही हाल मारा था। हमने आनंद फानन में घर वालों को बात बताई कि ये सब कुछ हुआ, वो भी डर गए। वो डरने की खास वजह भी थी, वो अगले दिन पता लगेगी। अब रात के समय में कुछ हो नहीं सकता था, काफ़ी समय हो चुका था। अगले दिन सुबह पंडित जी के पास जाया जाता तो पंडित जी काफ़ी ज़्यादा नाटक लगाते हैं इनको, इनके माँ बाप को। वो कहते हैं कि बेवकूफ़ों तुम्हें पता नहीं है। उसका कारण था कि इनके बड़े भाई की शादी थी कुछ दिनों बाद। शादी में आपको पता है, शादी से ना उस समय पहले गाना बांध देते हैं कि अकेले अगर लेट से किसी की डेथ हो गई है तो संस्कार में भी नहीं जाने देते। किसी के मतलब कोई शौक वाली जगह पे नहीं जाने देते, अकेले एकांत जगह पे नहीं जाने देते, कि ऐसी चीज़ें ना मतलब ज़्यादा हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं इन चीज़ों पर। उन्होंने गाना वगैरह बांधा था लेकिन उन्होंने बाहर आने जाने का परहेज नहीं किया था। पंडित जी अब क्या करते हैं कि वो मतलब थोड़ा सा गंगा जल छिड़कते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन अब वो सपनों में आने शुरू होते हैं इनके, इन तीनों के सपनों में। वही लेडी, हाँ, वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई, तुमने मुझे जला के मार दिया, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। अब अविनाश सोच रहा है कि ये बात दोहराई गई है कि क्या कुछ पुराने पाप थे, मतलब कुछ गलत काम तो नहीं किसी के साथ इन्होंने किया, सच में तो नहीं जलाया किसी को। हाँ, सच में तो नहीं मार दिया, गलत करके कुछ किया हो इस तरीके से। लेकिन अब ये बात बताते हैं, घर वाले भी इतना सीरियसली लेते कि भाई कोई डायन डून पड़ गई है पीछे, ऊपरी हवा कोई आ गई है, तो चलो अब पंडित जी ने तो उपचार कर ही दिया। अब आती है शादी वाला दिन, आता है शादी वाला दिन, सब कुछ ठीक से हो रहा है। किसी के तो दूर दूर के ख्याल में था ही ना कि ऐसा कुछ होगा। जब फेरों का टाइम आता है ना, तो अचानक से इनके बड़े भाई को खून की उल्टी आती हैं और वहीं पे ख़त्म, ऑन द स्पॉट डेथ। इन सब का तो रो रो के बुरा हाल, क्योंकि जहाँ पर इतना खुशी का चल रहा था वहाँ पर एकदम से मौत का मातम शुरू हो गया। भाई कौन किसको संभाले, जवान मौत, वो भी शादी वाले दिन, है ना। तो चलो बहुत बुरा हुआ। सबने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया कि कुछ इस चीज़ से लिंक है इस चीज़ का, है ना। चलता रहा। जब कोई दुख की घड़ी होती है ना, उसको मरहम कैसे लगती है जब कोई घर में कोई सुख का टाइम दोबारा आता है। अब इस बात को कुछ साल बीत गए, तो अब थी इनके दूसरे बेटे की शादी। कहीं ना कहीं उस चुड़ैल की बात को, उस डायन की बात को दरकिनार हो चुकी थी इनके दिमाग से। हाँ, कभी कभी सपनों में आती थी, लेकिन अब वो जस्ट एक सिंपल ऑर्डिनरी नाइटमेयर कि ठीक है यार, वैसे भी बुरा सपना आ गया। अब इनकी थी दूसरे भाई की शादी, सब कुछ सारा होता है, मतलब वरमाला वगैरह सब कुछ। जब आता है फेरों का टाइम, जब चौथा फेरा शुरू होने लगता है, खून की उल्टी आती है, वो भी खत्म, ऑन द स्पॉट डेथ। पहले भाई के साथ भी शादी वाले दिन ऐसा हुआ, दूसरे भाई के साथ भी शादी वाले दिन ऐसा हुआ। अब तो जिसे कहते हैं ना, बस पागलपन शुरू हो गया आसपास कि शादी वाले दिन ही कुछ हो रहा है। मतलब कोहराम मच गया एक तरह का कि भाई ये क्या हो गया, कि पहला भाई भी ऐसा गया, दूसरा भाई भी ऐसा ही गया, ठीक उसी तरीके से। खुद सोचो कि कौन किसको संभाले, कि इनके परिवार का तो मतलब जैसे कहते हैं कि बस वो तो सामने मरा था, ये भी मर ही चुके थे, कहने को जिंदा थे, ये हाल था। खासतौर पर इनके माँ बाप, कि भाई दो जवान बेटे देखते ही देखते हाथों से निकल गए, और वो भी शादी वाले दिन। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता। अब ये जो मैटर था वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका था। अब जैसे तैसे करके क्रियाक्रम हुआ, जिंदगी है, जीनी तो पड़ती है, जैसे तैसे मर्जी। लेकिन अब ये बात तो भाई साफ़ हो चुकी थी कि कोई ना कोई चक्कर तो है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ
प्रॉब्लम हो रही है ना। फिर अब किसी बहुत बड़े तांत्रिक से जो है वो कांटेक्ट किया गया। अब जब उसने ध्यान लगाया ना, तो उसने कहा कि तुमने उसको कर दिया जागृत। तो ये कहते हैं किसको जागृत कर दिया? तो वो ध्यान लगा कि कहते हैं कि जहाँ पर तेरे बड़े भाई ने पेशाब किया था, मुझे उस जगह पे लेके जा। अब उस जगह पे लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे एग्जैक्ट जगह बता जहाँ पर पेशाब किया था। अब ऐसे याद तो था नहीं, कुछ समय पहले की बात थी, फिर भी दिमाग पर जोर लगाते हैं करके उस जगह के आसपास का होता है कि हाँ इस जगह के आसपास हो सकता है। तो उनको कहते हैं कि खुदाई करो इस जगह की। जब खुदाई करते हैं तो वहाँ पर हड्डियाँ निकलती हैं और बड़े चिथड़े थे, लाल से कपड़ों के चिथड़े। अब जब वो निकलते हैं ना, तो फिर वो तांत्रिक सारी कहानी बताते हैं। कहते हैं कि ये कोई नवविवाहिता थी जिसको जिसके पति ने आग लगा के उसको मार के उसकी जो बॉडी है यहाँ पे दबा दी। और आज की बात नहीं है, आज से 55-60 साल पहले की बात है। तो तब तो यहाँ पर सड़क वगैरह थी नहीं, बिल्कुल उजाड़ था, जंगल भी यहाँ बात था। अब सड़क बन गई, सड़क का किनारा बन गया, तेरे भाई ने गलती से पेशाब किया, वो जागृत होगी। अब वो उसी फॉर्म में जागृत हुई जिस फॉर्म में वो भरी थी, यानी बिल्कुल नवविवाहिता। दूसरी तुम्हारी गलती, तुम्हारे भाई की शादी होने वाली थी। अब उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ से वो कनेक्ट कर रही थी कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता है, तो मैं इसको मारूंगी। ना ही सिर्फ वो इसे मारेगी, वो तुम्हारे परिवार का यानी तुम्हारा वंश ही खत्म कर देगी। यानी कि अब अगला नंबर तेरा सतीश का। 2 भाई तो मर चुके थे, तो वंश ही खत्म होना था। तीसरा अविनाश के जो पापा है उनके साथ, हाँ उनके पास। जब ये हुआ तो बादशाह तांत्रिक कहते हैं कि भाई हड्डियाँ वो ले गए, कहते मैं इसका कुछ खुद करूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा। अब आती है सतीश की शादी। मैंने क्या कहा था आपको कि शादी पर सब खुश होते हैं, लेकिन सतीश की शादी पर कोई खुश नहीं था। सबके चेहरों पर खौफ, सबकी आंखों में डर कि क्या होगा, किसी तरह बस शादी हो जाए। हाँ कि होगी भी कि नहीं। अब किसी के मन में ये ख्याल भी नहीं था कि शादी होगी कि नहीं, सबके मन में ये ख्याल था कि जिंदा बचेगा भी कि नहीं। अब एक दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि शादी ना करता, लेकिन तांत्रिक जी ने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी आप करो। फिर भी एक डर तो था ही। पहला फेरा संपन्न होता है, दूसरा फेरा संपन्न होता है, तीसरा फेरा संपन्न होता है। जैसे ही चौथा फेरा शुरू होता है, इनको एक चक्कर आता है तेज, लेकिन ये किसी तरीके से अपने आप को संभालते हैं। सबकी तो जान हलक में आ जाती है। चौथा फेरा संपन्न होता है, शादी पूरी हो जाती है। लेकिन इस शादी में एक खास बात थी कि तांत्रिक जी खुद बैठे हुए थे, वो वहीं पर थे। वो खुद सारा कर रहे थे अपनी जिम्मेवारी से कि आप करो। अब शादी संपन्न हुई तो सबने सुख की सांस ली कि जो भी ये श्राप हम पर लगा है, जो भी ये लगा है, ये दूर हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये बात सतीश की शादी पर ही ख़त्म हो चुकी थी तो फिर वो अपने बच्चे के को डर रहा था। तो वो एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो बस वही डर। तो कि ये परिवार की उनके पापा के बाद में पहली शादी होनी थी। हाँ, तो इसलिए उनको डर था। लेकिन अविनाश कहता है भाई अब तो मुझे भी डर है। अब तो बता दिया, अब तो भाई चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन डर तो मुझे भी है ना कि कहीं ऐसा कुछ हो ना जाए। तो ये एक किस्सा था कि जिसमें मतलब बड़ा अजीब से तरीके का कि कोई लेना देना था नहीं, एक छोटी सी गलती। इसलिए भाई मैं कहता हूँ कि किनारे किनारे पे कोशिश करो ना किया करो। तो अगर बहुत जल्दी आ जा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी है लघु तो शंका। नहीं, यूरिनल वो भी आते हैं, यूरिनल आई थिंक ना बैग्स भी आते बैग्स आते हैं, हैं, वो जल में कन्वर्ट हो जाते हैं। भाई मैंने भी रखे हुए हैं अपनी कार में कि वो तो मैं तो भी बिल्कुल रिस्क नहीं लेता। ये नहीं कि इस चीज़ के लिए, मतलब वैसे भी गलत चीज़ अनहाइजीनिक है, अनहाइजीनिक है, ओपन में आप कहीं भी कर रहे हो, ठीक है ना। तो मैं तो भाई इस चीज़ को वैसे ही बड़ा इस चीज़ की परवाह करता हूँ। और ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे ने नहीं मानना वो ना माने, फिर जो मनवाने पर आ जाती हैं तो चलो मान लो भूत प्रेत में नहीं मानते, लेकिन एक हाइजीन पर्पज से मान हाइजीन लो, की पर्पज से है ना, लेकिन मानो। ये वो टाइम थी जो कांड करता जाता है पूरा। अब ऐसा ही कुछ किस्सा हुआ कि आशीष अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, किसी पार्टी से वापस आ रहा था और ये पैदल ही वापस जा रहे थे घर। इसके 4-5 दोस्त थे जिसमें रमित भी था। आशीष तो ड्रिंक करता नहीं था, लेकिन उसके बाकी दोस्त करते थे, और ख़ासतौर पर रमित तो बिल्कुल हार्डकोर, और वो भी फ्री की मिल रही हो पार्टी में, फिर तो भाई कैपेसिटी से ज़्यादा पी ले जाती है। वो तो बस झूल झूल के, मतलब कि बिल्कुल जैसे आप शराबी की एक एक्सटेंट मतलब एक्सट्रीम फॉर्म देख सकते हो ना, वो थी।
अब वो चले जा रहे एक दूसरे से मजाक करते जा रहे थे, सब कुछ करते जा रहे थे। तो धीरे धीरे जब आशीष बढ़ता जा रहा था एक ऐसी जगह पर जो काफ़ी बदनाम है काले जादू के लिए। कौन सी जगह? मयोंग, मयोंग गाँव, असम। नहीं, गांव नहीं भाई, वो किसी शहर के जगह से जा रहे थे। हर एक शहर में मिल जाएगी, हर एक कस्बे में मिल सकती है। एक ऐसी खास जगह है जो बड़ी मशहूर है, किसके लिए? काले जादू के लिए। अरे यार, इतने पॉडकास्ट किया है विकास भाई, आपके दोस्त झट से जवाब देना चाहिए। एक मुझे ऐसी पता है कमेंट बॉक्स में ना, ये आप टाइम स्टैम्प कर लो, इससे पहले हमारे व्यूअर्स ने असर दे दिया होगा। चलिए भाई, और अगर लोगों को पता है तो सब्सक्राइब भी कर देना हम दोनों का चैनल। चलो आप मुझे बताओ फिर से। मैं आपको फिर मैं मौका देता हूँ कि किसी भी कस्बे में, शहरों में भरमार होगी, कस्बों में कम होगी, गांव में इक्का दुक्का हो सकती है, लेकिन मशहूर है काले जादू के लिए। कोई जगह है? हाँ, 7 करोड़ का सवाल है। अरे भाई यार, ये तो आपने दुविधा में डाल दिया। मैं इतना समय नहीं दे सकता गाली कहानी भी उसे। बताओ मैं कहना स्टोरी चलो, चौराहा भाई। अरे यार है ना, चौराहा। जैसे ही आशीष बढ़ता जा रहा था, आगे चौराहा आता जा रहा था, उसको ना थोड़ी दूर से धुआं नजर आ रहा था। जब वो पास आ रहा था तो देखा था कि हांडी पड़ी हुई है, धुआं कोई शायद धूप वगैरह जलाई होगी किसी ने। अब वो बच के जाना चाह रहा था उससे, और वो दोस्तों को कहता है साइड पे हो जाओ। लेकिन जैसे ही रमित की नज़र पड़ती है उस हांडी की तरफ, कहता है फुटबॉल, अरे इसको लात मारते हैं, शराब पी थी। और वो कहता है, आशीष कहता है नहीं नहीं भाई साइड पे हो। वो कहता है भाई इसको तो लात मारेंगे। वो बस वो शराब पी है, उसके मन में आ गया, वो कहता है भाई साइड पे हो। अब वो उसको लात मारने पर आतुर, वो भाई उसको पकड़ रहा है, वो उसको कह रहा है कि नहीं मैंने तो लात मारनी। इस चीज़ में ना थोड़ी उन दोनों की हाथापाई हो गई। देखते ही देखते दोनों में लड़ाई हो गई। अब जहाँ इतने मतलब रमित और आशीष खास तौर पर इतने जिगरी दोस्त थे ना, कि इनमें तो ज़िंदगी में मतलब हादसा मजाक तो होता रहता है, लेकिन जिस तरीके से लड़ रहे थे, हालांकि इनके बाकी दोस्तों ने भी शराब पी थी, लेकिन कम पी थी, इतनी पी थी कि होश में हो। तो ये तो बिल्कुल ऐसे लड़ रहा था, वो समझ भी रहे थे कि रमित ने बहुत पी है, लेकिन इतनी लड़ाई इन्होंने कभी देखी नहीं, इतनी एक्सट्रीम लड़ाई। मतलब रमित ने जो जहान की गालियाँ निकाली, मैं तो उसको लात मारूंगा तो होता कौन है, ये वो लटरम पटरम है ना। लेकिन आशीष कह रहा था कि तू मार दे मुझे, लेकिन तुझे मैं उसको लात नहीं मारने दूँ। अब जब इतनी लड़ाई हो जाती है, जैसे तैसे करके दोनों को छुटाते हैं और घर चले जाते हैं, है ना। रमित को उसके घर पहुंचाते हैं, वो तो इस होश में था ही नहीं। आशीष बड़े गुस्से में था, वो भी कोई बात करना चाहता नहीं है। अब अगले दिन लगभग दोनों की दोस्ती ख़त्म हो चुकी थी। रमित उठता है, उसको महसूस होता है थोड़ा सा कि भाई मैंने कुछ ज़्यादा ही कल कर दिया, लेकिन उसको था कि भाई इतनी भी क्या बात होगी, लात ही मारनी थी। ये तो ऐसे कर रहा था कि जैसे पता नहीं मैं इसको मार रहा हूँ, लात है ना। तो पर फिर भी वो महसूस करता है कि नहीं यार ज़्यादा ही हो गया, है ना। वो उससे आशीष से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आशीष अब उससे बात करना नहीं चाहता था। अब दोस्त जो है वो बीच बचा करने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, लेकिन आशीष तो मान ही नहीं रहा था। ये बात दिनों में बीती, दिनों के बाद हफ्तों में गई, हफ्तों के बाद महीनों में गई। वो दोस्त जो भाई एक दूसरे से मिले बिना रह नहीं सकते थे, महीने गुजर गए, लेकिन रमित ने उसको मनाना नहीं छोड़ा। और जब कोई ऐसे मनाता है ना तो फिर मान जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जो इगोस्टिक होता है ना, वो जिसकी गलती हो, मैं ये नहीं कहता ना हो तो फिर चलो ठीक है, लेकिन हो तो फिर उसके बाद ये सोचे ना नहीं मानते तो कोई बात नहीं, फिर उसकी ईगो उसके साथ ही रहे तो अच्छा है। लेकिन जो अपनी ईगो से ऊपर आकर बार बार मनाए कि भाई मेरी गलती थी मैं तो मनाऊंगा ही, तो ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए दोबारा से। अब कुछ जैसे मैंने कहा कि महीने बीत गए, तो फिर आशीष के मन में भी आता है कि चलो भाई ठीक है, फिर से प्लान बनता है कि भाई चलो कहीं बैठ के मिलते हैं। अब जब आशीष, रमित और वो बैठते हैं सारे दोस्त, तो बातें थोड़ी हल्की फुल्की होती है कि वो सॉरी मांगता है रमित, भाई सॉरी भाई ऐसी भी क्या, चलो ठीक है मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया। अब दूसरा एक दोस्त कहता है कि चलो भाई ड्रिंक्स लेते हैं, तो रमित कहता है नहीं मैं नहीं। तो आशीष कहता है क्या हुआ, कहता है भाई बस उस दिन से मैंने छोड़ दी यार, जिस चीज़ से दोस्ती टूट जाए तो वो चीज़ क्या करनी, सही ठीक बात थी। आशीष को बड़ी खुशी होती है, अब दोनों गले मिलते हैं। रमेश कहता है भाई मुझे कम से कम ये तो बता कि मतलब ये तूने लात क्यों नहीं मारने दी। अब मैं उसमें एक चीज़ बताना भूल गया, जब ये शुरू हुई थी ना बात कि वो लात मारना चाहता था, वो कहता था कि मैं नहीं चाहता कि जो सूर्या मेरे कज़न ब्रदर सूर्या के साथ हो वो तेरे साथ हो।
तो वो कहता है ये तो सूरज की बात, सूर्य की बात कर रहा था, ये क्या क्या चीज़ है, मुझे समझ नहीं लगी। क्या हुआ था उसका? हाँ, क्या क्या हुआ था? कहता देख भाई कि अच्छा हुआ तूने शराब छोड़ी है, मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन मैं एक तुझे बात बताऊं कि अगर तू उस दिन उस हांडी को लात मार देता तो हो सकता तू दुनिया भी छोड़ जाता। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे कज़न ब्रदर के साथ हुआ, उसके परिवार के साथ हुआ, तो वो तेरे साथ भी हो। एक परिवार की ज़िंदगी पूरी लील ली गई, तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ होता। अब उसके दोस्त भी थे, कहते हैं कि भैया हमें समझ तो लग रहा है कि जो तू कज़न ब्रदर की बात कर रहा वो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ, लेकिन उसका इस हांडी के साथ लिंक है। फिर वो बताता है कि हुआ क्या। कहता भी सूर्य जो था मेरी बुआ का लड़का था। अब पिछले मतलब महीनों में अचानक से पहले मेरे बुआ जी की डेथ हुई, फिर मेरे फूफा जी की डेथ हुई। कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। सूर्या, उसके माँ बाप, सिर्फ 3 जनों की फैमिली, अच्छी फैमिली, रिच परिवार था। मेरी जो बुआ थी वो सरकारी टीचर थी। जो मेरे फूफा जी थे बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे, पैसों की कमी थी नहीं। लेकिन अचानक से देखते ही देखते 2 मौतें हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? सूर्य काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था। अब मैं उसको हौसला देने की कोशिश करता हूँ, वो ऊपर से और ही बात कर देता है। वो कहता है कि भाई ये बस मैं भी कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, भाई मुझे तो पिस्सू पड़ जाते, मेरा उससे प्यार बहुत था। मैं कहता भाई तुझे मतलब सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो ये डॉक्टर को दिखाऊं, ये करो। कहता नहीं भाई मैंने किया है कुछ ऐसा जिससे ये सब कुछ हुआ और अब ये रुकेगा नहीं। तो ये कहता है कि मैं समझा नहीं। अब फिर वो बताता है हांडी वाला सीन। वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था, शराब वगैरह उसने पी थी, हमें रास्ते में चौराहे में ये हांडी दिखाई देती है इस तरीके की। तो अब ये दोस्ती अलग और इसकी दोस्ती अलग। जब उस हांडी को देखते हैं ना, दोस्त कहते हैं कि अरे भाई वो देख हांडी। कहते हैं अब मैं उस हांडी को देख के ना उसको लात मारने के लिए जाता हूँ और मेरे दोस्त मुझे प्रोत्साहित करते हैं, अरे भाई दूर तक जानी चाहिए, मार इसको लात, जितनी दूर तक पहुँचता जानी चाहिए। कहते जैसे ही मैंने लात मारी ना वो भस्म निकली, और भस्म मतलब भस्म फैल गई, कुछ मेरे ऊपर गई। कहते बस भस्म वो लगने की देर है तो अचानक से जैसे मेरी ज़िंदगी रुक सी गई। मुझे अपने आसपास जो चीज़ें हैं काफ़ी स्लो मोशन में लग रहा था, जैसे स्टन हो जाता है ना बंदा, स्टन ग्रेनेड हो जाता है फेंका, वो चीज़ हो गया। मेरे दोस्त से जोड़ते भाई क्या हो गया तुझे? अरे क्या हुआ, क्या हो गया? कहते मुझे समझ नहीं लग रहा था हुआ क्या। अब वो मुझे मेरे घर की तरफ लेके जा रहे हैं और मैं जिंदा लाश की तरह चले जा रहा हूँ। मेरे आसपास मुझे हंसने की आवाज़ आ रही है, बड़ी अजीब से तरीके की, बड़ी अजीब से तरीके की, कभी इस कान से कभी उस कान से मैं इधर उधर देखे जा रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं लग रही। मेरे दोस्त भी मेरे व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा अजीब कि ये इसको 2 मिनट के अंदर अंदर हो के गया। जैसे तैसे जाके मैं घर पहुँचता हूँ। घर पहुँचने के बाद मैं लेटता हूँ, अचानक से मेरी जाग खुलती है और मेरे बिल्कुल सामने जो चीज़ मुझे पहले सुनाई दे रही थी, मेरे सामने वो हंस रही थी। उसकी सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी, दांत और जीभ, बाकी कुछ नहीं। अब आप खुद सोचो कि जब आपके सामने ऐसी कृति दिखाई दे तो क्या हाल होगा। कहते मैं हिल भी नहीं पा रहा, और कहते हैं कि तूने मुझे वो आज़ाद कर दिया, अब मैं एक एक करके तेरे परिवार को ख़त्म करूँगी, फिर तुझे ख़त्म करूँगी, शुरुआत तेरे परिवार से होगी। अब जब ये बात सुनता है सूर्या, अचानक से उसकी जाग खुलती है। वो देखता है कि थैंक गॉड ये सब सपना था। कहता शुक्र है सपना था। अब वो बात आई गई हो जाती है। 9 दिन बाद उसको फिर वही सपना आता है सेम, कि मैं तेरी माँ को ले जाऊंगी। अगले दिन उनकी जो माँ होती है वो नींद में एक्सपायर, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ बीमारी नहीं, नींद में एक्सपायर। सोते सोते कहते हैं इंसान सोते सोते। अब भाई इतना बड़ा हो गया, मतलब इनको हुआ सूर्य को भाई सपना मुझे आया था, तो ये तो अगले दिन खत्म।